हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस। जिस तरह की हम लोग हर दफा हमारे नॉवल को या प्लेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल वैसे इस नॉवल को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो इंट्रोडक्टरी होगा, जिसके अंदर हम लोग की फैक्ट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टाइटल, सिग्निफिकेंस एंड थीम्स को कवर करने वाले हैं। एंड सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग इस नॉवल की क्रिटिकल समरी को कवर करेंगे। और जो इसके राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस, मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस लेक्चर को भी सुन लीजिएगा ताकि आपको चार्ल्स डिकेंस एज अ राइटर जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर विच इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसको हम शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं इस नॉवल की फैक्ट्स की। तो ये जो नॉवल है इसका फुल नेम है हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स। ये 1854 में इंग्लैंड में लिखा गया था और इसकी पब्लिकेशन सीरियलाइज्ड फॉर्म में हुई थी, जो कि 1 अप्रैल से 12 अगस्त तक चली थी, 1854 की ड्यूरेशन में ही। जो इसका लिटरेरी पीरियड है वो है विक्टोरियन एज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज है जिसके अंदर क्वीन विक्टोरिया ने भी रूल ओवर किया था। और उनके बाद ये जो एज है ये एज ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की एज भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस एज के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। अब वो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी उस रेवोल्यूशन की बेस पे ये एज टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जो भी एग्रीकल्चर का टाइम था, जो भी हमारे पास रूरल एरिया थे, वो सब के सब अर्बन एरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए थे। अर्बनाइजेशन क्यों हुई थी? रूरल एरियाज के लोग जो थे वो अर्बन एरियाज में क्यों जा रहे थे? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुई थी, इंडस्ट्रीज बन गई थी, फैक्ट्रीज बन गई थी। जब काफी ज्यादा फैक्ट्रीज बन गई थी तो इन फैक्ट्रीज के अंदर जॉब लेने के लिए जो रूरल एरियाज के लोग थे वो अर्बन में जा रहे थे। क्लियर? तो विक्टोरियन एरा का सबसे ज्यादा की फीचर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसका जेनरा जो है वो है नॉवल, सोशल क्रिटिसिज्म। सेटिंग इसकी हम लोग को कॉक टाउन इंग्लैंड नजर आएगी। ये बेसिकली एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया राइटर ने इसके अंदर, जो कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है, और ड्यूरेशन इसमें मिड 19th सेंचुरी दिखाई गई हुई है। ये टाउन नॉर्दर्न इंग्लैंड में मौजूद है और ये टाउन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हार्श रियलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द डिह्यूमनाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या हार्श रियलिटीज हैं उनको सिंबलाइज कर रहा है फिक्शनल टाउन, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसका डिह्यूमनाइजिंग इम्पैक्ट हुआ है कि कैसे उसने इमोशंस को, फीलिंग्स को स्नैच कर दिया है और ह्यूमन को ह्यूमन की जगह डिह्यूमनाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये सिंबल भी आपने याद रखा कि कॉक टाउन किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है। अब ये तो हो गए की फैक्ट्स। की फैक्ट्स के बाद हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, मैं उसका लिंक भी जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वहां पे अटैच कर दूंगी। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। तो एनी हाउ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या। बेसिकली लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी की बात है कि जो वर्ल्ड था ना उसके अंदर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तब्दीली आई। किस तरह से आई? एडवांसमेंट की बेस पे, इकोनॉमी बेस पे, सोसाइटीज बेस पे, टेक्नोलॉजिकल बेस पे। तो जो वर्ल्ड था टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया, उसकी इकोनॉमी, सोसाइटीज एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, हर लिहाज से डेवलपमेंट आई थी, एडवांसमेंट आई थी। और इससे क्या हुआ, इससे जो एग्रेरियन थे, मीन्स टू से दैट जो गांव के रहने वाले लोग थे, देहात के रहने वाले लोग थे, वो लोग मूव आउट कर गए किधर की तरफ? अर्बन की तरफ, शहर की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पे इस तरह से हुआ था कि जो मैनुअल लेबर बेस्ड इकोनॉमी थी वो इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी, मशीनरी का वहां पे यूज आ गया था, फैक्ट्रीज बन गई थी वहां पे। जब फैक्ट्रीज बन गई तो ऑटोमेटिकली वहां पे जॉब्स की जरूरत थी। तो उन जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए जो देहात के रहने वाले लोग थे वो मूव आउट करके कहाँ पे आ गए? शहरों की तरफ आ गए, ताकि उनको फैक्ट्रीज में जॉब मिले और वहां पे वो काम कर सके। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेस पे अर्बनाइजेशन हुई। ठीक, अर्बनाइजेशन मतलब आपको समझ लग गया होगा कि फैक्ट्री सिस्टम आया, फैक्ट्रीज बनी थी, उन फैक्ट्रीज के बनने के बाद लोग शहरों की तरफ चले गए थे, जिससे क्या हुआ, फर्दर डेवलपमेंट आई।
किसमें, अगेन इंडस्ट्री के अंदर ही, टेक्नोलॉजी के अंदर ही, इकोनॉमी के अंदर ही, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन हुई किसकी, ह्यूमन बीइंग की। किस तरह से, इस तरह से कि जब ह्यूमन बीइंग वहां पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, जॉब्स करना शुरू कर दी, तो वहां पे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनको वेजेस कम दिए जा रहे थे, उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा था, यूज मशीनरी का ही हो रहा था। क्यों, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट जो आ चुकी है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी हुई है, तो वो एडवांसमेंट की बेस पे यूज मशीनरी को ही करे थे, लेकिन मशीनरी का यूज करते हुए उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया, उनसे ओवर टाइम काम करवाया गया, और ओवर टाइम काम करवा के भी उनको उतने वेजेस नहीं पे किए जा रहे थे, उनको उतने पैसे नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन अर्निंग बहुत ज्यादा थी। अर्निंग किसके लिए हो रही थी, जो ऑनर है वो बहुत कमा रहा था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेस पे बेसिकली हुआ क्या, काफी चेंजेस आए, हर सेक्टर्स में आए, मैन्युफैक्चरिंग का हो, एग्रीकल्चर का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, कम्युनिकेशन का हो, हर जगह पे आए, सोसाइटी मॉडर्न हो गई थी। लेकिन इनसे, इनके पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे, और नेगेटिव इफेक्ट्स में से मैंने एक तो बता दिया आपको कि एक्सप्लॉयटेशन की जा रही थी किनकी, जो ह्यूमन बीइंग थे उनकी, उनको डिह्यूमनाइज किया जा रहा था। सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट सेम वही चीज कि सोसाइटी के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमी भी इंक्रीज हुई, सोसाइटी से जो लोग थे वो अपना रूरल एरियाज को छोड़ के अर्बन की तरफ गए थे फॉर द सेक ऑफ जॉब्स, जहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ये फैक्टर तो हुआ कि लाइक अर्निंग बढ़ती गई है, लेकिन जब अर्निंग बढ़ती गई तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऑन द अदर साइड इनइक्वालिटी क्रिएट की गई, पॉवर्टी भी क्रिएट की गई। किन के लिए, उनके लिए जो कि अपने गांव को छोड़ के शहरों में जॉब करने के लिए आए थे। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड वर्किंग कंडीशंस सेम वही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर यूटिलिटेरियनिज्म एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज, अब ये क्या है, जहाँ पे इमोशंस एंड फीलिंग्स की कोई भी वैल्यू ना हो, सारी बात फैक्ट बेस हो, फैक्ट ही इंपॉर्टेंस रखता हो। ठीक है, तो ये आइडिया प्रिवेल कर रहा था 19th सेंचुरी के अंदर कि फैक्ट ही मैटर करता है, इमोशंस एंड फीलिंग्स मैटर नहीं करते, और इसी फिलोसफी को प्रमोट किया जा रहा था। और ये फिलोसफी इसका जो है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस नोवेल का। हम देखेंगे नोवेल के अंदर एक कैरेक्टर है जो कि एक टीचर है, और वो टीचर जो है स्टूडेंट्स को यही आइडिया कि फैक्ट मैटर करता है, फीलिंग्स एंड इमोशंस मैटर नहीं करती, अगेन एंड अगेन सिखा रहे होंगे, और एट द एंड ये आइडिया जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा होगा, और टीचर खुद इस आइडिया के ऊपर रिग्रेट फील कर रहा होगा। तो बेसिकली ये जो आइडिया है ये एम्फसाइज करता है प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी के ऊपर। ठीक है, इस तरह से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, फैक्ट्री एक्ट्स एंड लेबर एक्ट रिफॉर्म्स, ये सब के सब लिंक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही इसका मेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। क्लियर, तो ये था इस नॉवल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इन हार्ड टाइम्स डिकन यूज्ड हिज नॉवल एज अ प्लेटफॉर्म टू एक्सपोज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको हाईलाइट करने के लिए उन्होंने इस नॉवल को लिखा है। एंड टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास, कि वर्किंग क्लास को कितना ज्यादा जो है ना एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ रहा था। ही पोर्ट्रेट द डिह्यूमनाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय यूटिलिटेरियन वैल्यूज। और उसके बाद उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो यूटिलिटेरियन वैल्यूज है ना उस सोसाइटी को डिह्यूमनाइज बनाती हैं, जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस की फीलिंग्स की कोई भी वैल्यू ही नहीं होती है। एंड एम्फसाइज द नीड फॉर सोशल कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। By weaving these historical elements into his narrative, Dickens provided a powerful critique of the Industrial Revolution's consequences on both individual and society as a whole. Clear? अब ये था historical background। बात करें टाइटल की सिग्निफिकेंस की। अब जैसे कि हार्ड टाइम्स हमने देखा ये कौन सा टाइम चल रहा था, ये टाइम पीरियड चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो जो टाइटल है ना ये उसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हाईलाइट कर रहा है कि हार्ड टाइम्स, वो टाइम्स हार्ड थे। फॉर होम, किन के लिए, फॉर एवरीवन, हर करेक्टर के लिए, हर पर्सन के लिए। स्ट्रगल और एडवर्सिटी हर जगह अवेलेबल थी, हर जगह प्रिवेल कर रही थी। इकोनॉमिक और सोशल हार्डशिप्स चल रहे थे, किन के लिए, वर्किंग क्लास के लिए। वर्किंग क्लास के लोगों की बात की जाए तो बेसिकली क्या था उनके ऊपर, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स थे, इन सब प्रिंसिपल्स ने उनके लिए चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए हुए थे और उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया हुआ था। उनको अपनी लाइफ के अंदर हार्शनेस फेस करना पड़ रही थी, उनको फिजिकली भी और इमोशनली भी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे थे, तो उनके लिए हार्ड टाइम्स थे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए इकोनॉमिक एंड सोशल हार्डशिप्स के बेस के ऊपर, तो जो हार्ड टाइम्स है यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कि जो वर्किंग क्लास है
उनको अगेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बेस पे इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस भी फेस करना पड़ रहे थे, क्योंकि मैकेनाइजेशन चल रही थी, इंडस्ट्रीज चल रही थी, मैकेनाइजेशन आ गई, राइज ऑफ फैक्ट्री शुरू हो गई। जो राइज ऑफ फैक्ट्री चल रही थी उनके ऊपर जो अर्निंग हो रही थी, उस अर्निंग पे क्या किया जा रहा था, लेबर को एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, उनसे लंबे लंबे काम करवाए जा रहे थे, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स तक काम करवाए जा रहे थे, घंटों घंटों काम करवा के उनको वैसा पे नहीं किया जा रहा था, उनको वहां पे भी सफरिंग फेस करना पड़ी थी। हम लोग देखिए स्टीफन ब्लैकपूल का एक कैरेक्टर है जिसको लॉयर को पे करने के लिए पैसे नहीं थे, हालांकि वो क्या कर रहा है, वो एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है और अच्छा खासा मेहनत करके काम कर रहा है, एक ऑनेस्ट पर्सन है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। जब पैसे इतने नहीं तो काम कैसे करेगा वो, मतलब वो फर्दर अपनी जो लाइफ है फर्दर कैसे गुजारेगा। तो उनको भी क्या हार्डशिप्स फेस करना पड़े, चैलेंजिंग लाइफ फेस करना पड़ी। फिर द कंट्रास्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, ये भी हाईलाइट किया जा रहा है इस नॉवल के अंदर, इस टाइटल की सिग्निफिकेंस के अंदर, कि कैरेक्टर्स जो है उनका क्या डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, उनके क्या डिफरेंट वैल्यूज हैं टुवर्ड्स लाइफ। जैसे कि थॉमस ग्रैडग्रिंट जो कि एक टीचर है इसके अंदर, ये एक यूटिलिटेरियन वर्ल्ड व्यू रखते हैं, ये प्रायोरिटाइज करते हैं फैक्ट्स को, रीजंस को, और ये इमोशन एंड इमेजिनेशन को निगेट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास करेक्टर आएगी इसके अंदर सीसी ज्यूक और स्टीफन ब्लैकपूल, ये दोनों बहुत कंपैशनेट दिखाए गए हैं और एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव रखने वाले दिखाए गए हैं, यानी कि इमोशनल कैरेक्टर, फीलिंग्स कैरेक्टर, इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जस्ट अपोजिट्स दिखाया गया है इसके अंदर। तो बेसिकली हम लोग को क्या नजर आ रहा है, क्लैश नजर आ रहा है, जिसके दरमियान में एक वो लोग जो कि यूटिलिटेरियन वर्ल्ड व्यू रखते हैं जैसे कि थॉमस ग्रैडगिंट, और वो लोग जो कि यूटिलिटेरियन वर्ल्ड व्यू नहीं रखते जैसे कि स्टीफन ब्लैकपूल और सीसी ज्यूक। ये दोनों जो है एग्जांपल मैंने बताई है आपको, ये जो है क्या कहते हैं इसको, यूटिलिटेरियन वर्ल्ड व्यू नहीं रखते, और इनको क्या करना पड़ा है, इनको इस टाइम पीरियड के अंदर, इस यूटिलिटेरियन वाले टाइम पीरियड के अंदर हार्डशिप्स फेस करना पड़े, हार्ड टाइम्स फेस करना पड़े अपनी ह्यूमैनिटी को मेंटेन रखने के लिए इस यूटिलिटेरियन सोसाइटी में। ठीक है, फिर मॉरल एंड इमोशनल हार्डशिप्स, हर एक को मॉरली भी और इमोशनली भी हार्डशिप्स फेस करना पड़ रहे हैं। क्लियर, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और यूटिलिटेरियनिज्म की बेस पे सोसाइटी की विजिट हो चुकी हुई है, मैकेनिकल वे ऑफ लाइफ है। इस मैकेनिकल वे ऑफ लाइफ होने की बेस पे जो कैरेक्टर्स हैं उनको इमोशनल हार्डशिप, जैसे कि लुइजा जो कि बेटी है हमारे पास यहाँ पे थॉमस ग्रैडगिल की, उसकी शादी उसके ही बाप की उम्र के आदमी के साथ कर दी जाती है, उसको इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करना पड़े। जो स्टीफन ब्लैकपूल है उसको मॉरल डिलेमास फेस करना पड़े, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया चोरी का, रोबरी का, हालांकि उसने रोबरी की नहीं होती। ठीक है, इस तरह से क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो टाइटल जो बेसिकली वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिटिक कर रहा है, नेगेटिव वे में हाईलाइट कर रहा है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को हाईलाइट कर रहा है। क्लियर, तो ये टाइटल सिग्निफिकेंस, अगर मैं इसको कंक्लूड करके बताऊं टाइटल सिग्निफिकेंस को, तो इन समरी द टाइटल हार्ड टाइम्स encompasses the various challenges faced by individuals and society during the industrial revolution. It signifies the physical, economic, social, moral and emotional difficulties that arise from a system dominated by materialism, mechanization and a lack of compassion. Dickens uses this title to emphasize the need for a more humane and empathetic approach to life, one that values the richness of human experiences beyond mere utilitarian calculations. ये थी टाइटल सिग्निफिकेंस। अब इसके जो थीम्स हैं उसमें हमारे पास आता है यूटिलिटेरियनिज्म एंड रैशनलिज्म, dehumanization of industrialization, social injustice and class divide, emotion versus reason, individuality and imagination, nature and industrialization, education and learning, parent-child relationships. ये सब के सब सारे के सारे लिंक हैं जो हम लोगों ने पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया, टाइटल सिग्निफिकेंस डिस्कस किया, ये थीम्स भी उनमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हुए हैं। फर्दरमोर हम जब नेक्स्ट लेक्चर में क्रिटिकल समरी डिस्कस करने वाले हैं तो ये थीम वहाँ पे इन डिटेल फर्दर हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थीम्स और की फैक्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। राइटर का इंट्रोडक्शन मैं आपको याद करवा दूं कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आपने वो लाजमी देख लेना ताकि आपको इस नॉवल के राइटर के ऊपर भी कमांड हो जाए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।